नमस्कार दर्शकों। आज अमिताभ बच्चन जो सदी के महानायक कहे जाते हैं, आज पूरे 83 इयर्स के हो गए हैं, 83 साल के हो गए हैं। और इस मौके पर मैं और मेरे सहयोगी रवि बुले जी जो हैं, हम बात करने वाले हैं अमिताभ बच्चन के बारे में। इस लाइव सेशन में हम आपको अपने साथ घटे कुछ व्यक्तिगत अनुभव बताएंगे। रवि जी काफी पढ़ते भी रहे हैं अमिताभ बच्चन के बारे में, वो कुछ और भी बताएंगे। तो इस लाइव के अंत तक आप बने रहिएगा। अगर आप हमारे साथ जुड़ गए हैं तो अपना नाम अपने शहर के नाम के साथ लिखकर हमें बताइए आप कहाँ से ये शो देख रहे हैं, और साथ ही अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहें तो हमारी बातचीत के दौरान पूछ सकते हैं। तो रवि जी, आज दोपहर में जब हमारी बात हो रही थी और हमने तय किया कि आज अमिताभ बच्चन जी पर बात की जाए, तो आपने भी कई किस्से सुनाए, आपका पहला अनुभव और जो था, मेरे पास भी कई सारी बातें हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि आज हम आपके अनुभव से शुरू करें और आप बताएं कि अमिताभ बच्चन की कुछ बातें जो दर्शक नहीं जानते। ऐसा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि दर्शक वही जान पाते हैं जो छपता है, लेकिन कई चीजें ऐसी होती हैं जो व्यक्तिगत अनुभव में होकर रह जाती हैं। आपने अखबार के लिए लंबे समय तक काम किया, मैंने टीवी के लिए लंबे समय तक काम किया। मेरे पास भी कई ऐसी बातें, आपके पास भी कई ऐसी बातें जो हमारे सामने घटी होंगी, लेकिन वो उनके बारे में छापा नहीं जाता क्योंकि वो इतनी उस वक्त महत्वपूर्ण नहीं लगती है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है तो वो चीजें फिर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और उनके बारे में बात करना बहुत जरूरी होता है। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने अनुभव साझा करें, उसके बाद फिर मैं भी कुछ किस्से सुनाऊंगा। जी जी जी। सबसे पहले तो बच्चन साहब को जन्मदिन की शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और जैसा आपने कहा कि बिल्कुल ठीक बात है, वो सदी के महानायक हैं। अमिताभ बच्चन से मिलना, उनसे रूबरू होना, उनके सामने होना, अपने आप में ये किसी के लिए भी बड़ा ही एक एक्साइटिंग सा थॉट है। मतलब उनसे वैसे तो लाखों लोग मिले हैं, मिलते रहते हैं, और खास तौर पे जब से वो केबीसी में आए हैं, तो केबीसी में आने के बाद उनका जो, जिसे आप जनसंपर्क कहिए, वो बढ़ चुका है। मगर एक समय था जब वो केबीसी में भी नहीं आया करते थे, और जब आप भी थे और मैं भी था, हम लोग, तब अमिताभ बच्चन से मिलना एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। और बचपन से, मतलब हमने जब सिनेमा को देखना और समझना शुरू किया, तो एक ही नायक था वो। उस दौर में हमने आंखें खोली और सिनेमा को देखा जब 1 से 10 तक सिर्फ अमिताभ बच्चन ही हुआ करते थे, और उनके बाद भी कौन है ये पता नहीं चलता था। तो उस समय में हमने सिनेमा को देखना और समझना शुरू किया है। और ठीक है, एक पत्रकार के रूप में अगर हम अपने आप को देखें बहुत ऑब्जेक्टिव तरीके से, तो इतने समय में ये चीजें तो आई है कि जर्नलिज्म करते हुए कि हम किसी के फैन तो नहीं रहे हैं। सबसे मिलना जुलना, अच्छा बुरा समझना। लेकिन ईमानदारी से कहूंगा, अमिताभ बच्चन को लेके कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर मन में हमेशा से था और है। मतलब हो सकता है क्योंकि भाई आप चाहे लाख पत्रकार रहे, न्यूट्रल रहे, या चीजों पर अपने विचार रखें, लेकिन फाइनली आप एक ह्यूमन बीइंग है और कहीं कुछ होता है। तो उनके लिए हमेशा से एक थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर, उनको लेके एक हीरो जैसा देखना, महानायक हैं, तो एक आकर्षण उनके प्रति। सबसे पहले जब मैं मुंबई आया था, तो मैं, आप कह रहे हैं पर्सनल चीज, तो मेरे लिए बहुत यादगार इसलिए है। मुंबई में जब मैं अमर उजाला में जॉब किया करता था और यहाँ ब्यूरो ऑफिस में ट्रांसफर हुआ था, ये साल 2003 की बात है जब मैं आया था जी। और जब मैंने ऑफिस ज्वाइन किया तो फिर आपको 2-4 दिन लगते ही आना, रहना, सेटल होना। मुंबई का पहला सिनेमाई इवेंट जो था मेरे लिए, वो अमिताभ बच्चन का था। मतलब मैं इस चीज को कभी भूल नहीं सकता हूँ कि अगर मैंने कोई सिनेमा का कार्यक्रम अपनी जिंदगी में अटेंड किया मुंबई में, तो वो था 2003 में। और 2003 में जिस कार्यक्रम में मैं गया, होटल का नाम मैं भूल रहा हूँ, अभी भी आपसे बात हुई थी दिन में, तो वो कार्यक्रम जो था, अमिताभ बच्चन साहब की एबीसीएल जो कंपनी थी, उन्होंने एक फिल्म लॉन्च की थी अभिषेक बच्चन के साथ, रणवीर नाम से। अच्छा। ये उसकी लॉन्चिंग और मुहूर्त का उसका वो प्रोग्राम था, और बड़े 5 सितारा होटल में हुआ था, बहुत ग्रैंड तरीके से हुआ था, और बॉलीवुड की तमाम बड़ी बड़ी हस्तियां जो है उस प्रोग्राम में पहुंची थी। और वो दौर था जबकि अमर सिंह उनके बहुत खास थे, राइट हैंड आप मान लीजिए, हर वक्त वो उनके साथ होते थे और उस कार्यक्रम में भी थे। और बॉलीवुड का मतलब हु इज हु आप कह लीजिए, मतलब कि कौन नहीं था जो वहां पहुंचा था। और बच्चन साहब आई थिंक वो 60 साल के उस वक्त हुए थे। मुझे ये ठीक याद नहीं कि क्या वो उनके जन्मदिन का ही कार्यक्रम था, मतलब जन्मदिन का ही मौका था, लेकिन वो बहुत बड़ी लॉन्चिंग थी उस फिल्म की। और ये भी मुझे ध्यान है कि
उस खचाखच भरे हुए होटल में उसके फ्लोर पर जी एक बहुत बड़ा सेट लगा था, वो ये या रियल था। जैसा जी हमने बड़े बड़े बंगलोज में फिल्मों में देखा है कि एक बड़ी गैलरी होती है और उसके एक भव्य महल जैसा या एक बहुत हाँ रईस का घर, और दोनों जी साइड से कर्व के अंदाज में सीढ़ियां नीचे आ रही हैं। अच्छा तो वो जो इस फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी थे, और ये फिल्म बाद में शेल्व हो गई। जी तो वो जो शॉट था पहला, जब इससे पहले मैं एक और बात बताऊं, मतलब क्योंकि ये बहुत खास इसलिए नहीं कि वहां बच्चन साहब की फिल्म बस थी। जब हम लोग उस होटल में पहुंचे तो वहां बच्चन साहब वेलकम करने के लिए दरवाजे पर थे, मतलब जितने उनके मेहमान उस दिन जो आ रहे थे, तो वो खुद दरवाजे पर थे और नमस्ते करते हुए या हाथ मिलाते हुए वो सबको वेलकम कर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि मेरे लिए वो कितना खास मोमेंट था कि मतलब मैं पहली बार किसी सिनेमा के प्रोग्राम में जा रहा हूं और अपनी लाइफ में मुंबई में आने के बाद में, और बच्चन साहब की फिल्म का मुहूर्त है, एक बड़ी पार्टी है, और उसमें भी बच्चन साहब वहां दरवाजे पर अपने मेहमानों को वेलकम कर रहे हैं। तो वो कुछ चीजें जो होती है वो आपके दिमाग में और आपकी आंखों के सामने वो हमेशा होती है। तो वो मोमेंट एकदम छप जाता है आपके मतलब आपके दिमाग में, आपके मन में, तो वो आज भी छपा हुआ है। वो शाम, ढलती हुई शाम, और उनका दरवाजे पर वहां गेट पर खड़े होना, वेलकम करना, और ठीक सामने तो वो होता है ना, हाथ मिलाने के बाद कई लोगों के लिए यार अब इस हाथ को धोएं कि नहीं धोएं। तो मतलब आपको लगता है कि अरे आपने उनके साथ मुलाकात की, आपने उनसे हाथ मिलाया, वेलकम, तो बहुत खास मतलब उस तरह से तो आज भी है। तो वो जो मैं आपको बता रहा था कि जो मुहूर्त शॉट था, राजकुमार संतोषी, दिलीप कुमार साहब भी उस दिन आए थे, संजय दत्त स्टेज पर थे, जया बच्चन जी थी। तो उस मोमेंट मतलब वो जो उसका मुहूर्त हुआ था, तो उन दोनों सीढ़ियों से लेफ्ट साइड से अमिताभ बच्चन उतर रहे हैं, राइट साइड से अभिषेक बच्चन उतर रहे हैं, और वो जो लाइट का घेरा उस अंधेरे में दोनों पर है, और पीछे डायलॉग्स चल रहे हैं। दोनों पिता पुत्र के रूप में एक टकराव है उनका पर्दे पर, जो भी फिल्म आने वाली थी उसमें, और वो नीचे आ रहे हैं और एक लंबा डायलॉग और बातचीत। तो ये मोमेंट मेरे दिमाग में छपा हुआ है, मतलब मेरा पहला ही कार्यक्रम था। तो ये उनसे पहली मुलाकात, हालांकि उस मुलाकात में कोई बातचीत नहीं थी, लेकिन अपने आप में ये कि भाई और आप सोचिए, आज जैसे मैंने कहा कि अब तो केबीसी के बाद में बहुत सारे लोगों को मिलते हैं, उपलब्ध होते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से ठीक एकदम सामने मिलना, और वो सामने है, हाथ मिला रहे हैं, आइए, मतलब ये छोटी सी चीज है पर वो छप जाती है। और जैसे मैंने कहा कि हम उस दौर में, हमने आंखें खुली उस दौर में सिनेमा को देखना समझना शुरू किया, जहां बच्चन ही बच्चन थे, मतलब उनके बाद तो जो भी था उनके बाद ही था, उनसे पहले या उनके बराबर भी कोई नहीं था। ये मेरी पहली मेमोरी है उनको सामने देखने की, उनसे हेलो करने की, उनसे मतलब भले एक लाइन का संवाद होता है, थैंक यू टाइप का जो भी, और फिर उसके बाद उनको वहां शूटिंग करते हुए देखना। यश चोपड़ा साहब थे उस प्रोग्राम में, आई थिंक उन्होंने ही क्लैप दिया। तो ये यादें हैं मेरी पहली। Silence, please. Start sound. Start camera. Clap. Action, please. आज जब सारी दुनिया अमन को तरस रही है, तुम लड़ाई की बातें कर रहे हो। बिना इंसाफ के किसी तरह का अमन मुमकिन नहीं है, और बिना संघर्ष के आज इंसाफ मुमकिन नहीं है। इंसाफ, आदर्श, संघर्ष, इन सब शब्दों को तुम लोग सिर्फ हथियार की तरह इस्तेमाल करते हो सरकार के खिलाफ। परंपरा, कानून, संविधान, ये सब तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखते। रोड़ा बन गए हो तुम लोग तरक्की के रास्ते में। किस तरक्की की बात कर रहे हैं आप? किसकी तरक्की? उन गिने चुने लोगों की जिनके लिए आपकी सरकार बनी है। रणवीर, जो परंपरा, कानून, संविधान एक आम आदमी के हक की हिफाजत नहीं कर सकते, वो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते। शहर में अमन कायम रखना मेरी जिम्मेदारी है। अगर कल कानून तोड़कर तुम लोगों ने मोर्चा निकाला, मैं उसे कुचल दूंगा, चाहे मुझे गोली चलाने का ऑर्डर ही क्यों ना देना पड़े। उस मोर्चे में सबसे आगे मैं रहूंगा पापा। क्यों क्यों रणवीर, क्यों तुम नहीं समझते कि तुम्हारे इस संघर्ष से कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा? ये तो वक्त बताएगा। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि आज लड़ना जरूरी है, और मैं लड़ूंगा। तुम लड़ोगे, मुझसे लड़ोगे रणवीर, अपने पापा से। मुझे हराकर, मुझे मारकर तुम अपना मकसद पूरा करोगे। क्रांति का सैलाब कोई रिश्ता नहीं देखता। Ladies and gentlemen,
मुझे आपकी इस मुलाकात से जुड़ी एक बात याद आ रही है, शायद हम एक ही घटना का जिक्र कर रहे हैं। ये शायद होटल ललित था मुंबई में, अंधेरी ईस्ट का, और उन्होंने अंधेरी ईस्ट पहना हुआ था और वो गेट पर खड़े थे हाथ जोड़कर, और मैं भी उस कार्यक्रम में था। मुझे याद है कि हाँ, वो 60 साल के हुए थे, शायद ये वही साल था। ये वही साल था, हाँ। बहुत ही हर कोई गदगद था कि जब आप उतर रहे हैं और आप जब एंटर होते हैं उस हॉल के अंदर, तो उस हॉल में आपका वेलकम करने के लिए खुद अमिताभ बच्चन हाथ जोड़कर खड़े हैं और आपसे हाथ मिला रहे हैं। तो मुझे याद आ रही है घटना, और वाकई ये बहुत मतलब बिल्कुल यादगार है। मुझे एक और वाकया याद आ रहा है, साउथ बॉम्बे में राजकमल स्टूडियो है, शायद परेल में है। वहां एक फिल्म के मुहूर्त शॉट के लिए प्रेस को बुलाया गया था। अब तो मुहूर्त शॉट होने ही बंद हो गए उस तरह से, बंद हो गए जी, हाँ। और ओमपुरी साहब के साथ उनका एक सीन था, और मैं इतना हैरान था उस सीन को देखकर। वो एक हॉल था जहां पे वो सीन फिल्माया जा रहा था, और ओमपुरी साहब थे, अमिताभ बच्चन थे, पूरी प्रेस वहां पे मौजूद थी, और काफी लोग उस हॉल में खचाखच भरे हुए थे। मेरे ख्याल से वो सीन 8 से 9 मिनट लंबा रहा होगा, जहां दोनों के बीच बड़े गहन संवाद थे, और ओमपुरी जैसे मजे हुए अभिनेता और सामने अमिताभ बच्चन। वो पूरा का पूरा जो सीन था वो 7-8 मिनट का रहा होगा। बहुत डायलॉग्स थे, दोनों की बातचीत थी, और उन्होंने बड़ी ही बिल्कुल ऐसे उस शॉट को दिया जैसे कि वहां कोई और मौजूद ही नहीं है। मतलब उनका ध्यान कहीं भटक नहीं रहा था। इसमें तारीफ करूंगा मैं ओमपुरी साहब की भी और अमिताभ बच्चन की भी, क्योंकि अक्सर ये होता है कि लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। वो दौर खैर मोबाइल फोन इतने ज्यादा नहीं आए थे कि हर किसी के पास मोबाइल हो, कम होते थे लोगों के पास। तो मुझे याद है कि वो एक मौका था। मैं उनके साथ हुई अपनी एक मुलाकात का किस्सा और सुनाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपसे और जानना चाहूंगा, आपने उनके इंटरव्यू कई बार किए, तो किस तरीके का आपको उनसे क्या मतलब आपने देखा, उनके अंदर क्या नोटिस किया, क्या खास बात थी? हाँ, देखिए, मुंबई में अब इतने बरसों में उनके कई प्रोग्राम अटेंड किए, उनको सामने से देखना, उनकी बातें सुनना सामने बैठ के, और अच्छी बात रही, मैं सौभाग्यशाली मानता हूं, कोई भी मानेगा। 1-on-1 इंटरव्यू भी, मतलब उनके साथ एक खास बात थी, या तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो एकदम वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही होती थी, लेकिन जब उनको अपने किसी फिल्म के लिए या फिर उनके जो शोज आए हैं उसके लिए जब वो इंटरव्यू देते थे, तो 1-on-1, वो आज के आर्टिस्टों के जैसा नहीं है कि आप 25 जर्नलिस्ट सामने बैठा दीजिए और ग्रुप इंटरव्यू करा दीजिए। हाँ। या तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते प्रॉपर, या फिर जब उन्होंने बातचीत की तो हमेशा 1-on-1 बातचीत की, चाहे उन्होंने 10 मिनट बात की, चाहे 15 मिनट बात की। ये बड़ी खूबी थी। और उनसे मिलना जो होता है, मतलब मैं क्या मतलब, कोई भी व्यक्ति अगर आप उनके सामने बैठते हैं तो शायद आधा 1 मिनट तो खुद को व्यवस्थित करने में लगता है, कि ये भरोसा करना कि सामने जो है इतना बड़ा शख्स बैठा हुआ है जिसको सदी का महानायक कहा जाता है, और उसकी पर्सनैलिटी, उसका ऑरा जो है, तो एकदम से सवाल नहीं निकल आते कि हम बैठे और आपसे पूछना शुरू कर दिया। वैसा मामला बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि सबसे पहले तो उस चीज को थोड़ा सा जज्ब करना अपने अंदर, कि आप अमिताभ बच्चन के सामने बैठे हैं और आप उनसे बातचीत करने जा रहे हैं, आप उनसे सवाल पूछेंगे। फिर उसके बाद उनके पास इतना सारा जीवन का और सिनेमा का अनुभव है कि सबसे बड़ी समस्या होती है कि अब इनसे पूछें क्या। एक व्यक्ति जो है, जो रोज सैकड़ों लोगों से मिलता है और जिसने हजारों की संख्या में इंटरव्यू दिए होंगे, उससे क्या नहीं पूछ लिया गया हो। तो सबसे पहला सवाल तो खुद से ही आता है कि यार अब इनसे पूछे क्या, कोई ऐसी चीज पूछे जो इनसे किसी और ने ना पूछी हो, या फिर वही रूटीन के सवाल होते हैं कि अच्छा ये फिल्म कर रहे हैं, क्या रोल है, इस पे क्या समझते हैं, उस पे, मतलब ये उनका इंटरव्यू लेना कतई आसान नहीं है, ये मैंने अनुभव किया। लेकिन अच्छी बात ये रही कि जब भी उनसे बातचीत हुई तो कुछ अच्छे सवाल भी हुए जिस फिल्म को लेकर। जैसे 2 फिल्म में मुझे याद आती है जिसके पहले बात की थी। एक तो 3 फिल्म आई थी उनकी, हाँ, उस वक्त की भी बातचीत, क्योंकि वो बड़ी अच्छी बातचीत थी, लंबी बातचीत थी। और उसके बाद में एक इंटरव्यू मुझे याद आता है उनका, आज की रात है जिंदगी, एक सीरियल शो आया था उनका, आई थिंक स्टार पे था ये। तो उस वक्त भी उन्होंने बड़ी अच्छी बातचीत की थी, उसमें भी कुछ अच्छे सवाल जवाब हो गए थे, वो था। और आज की रात है जिंदगी का मुझे एक और इसलिए भी ध्यान है कि उस वक्त जब 1-on-1 इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा था, तो वो आई थिंक वो होटल में ही था, जिस होटल में प्रोग्राम हुआ था। एक चीज और थी उसमें कि भाई बच्चन साहब के साथ मिलना, तो फिर सबके मन में रहता है कि यार एक तस्वीर हो जाए। मतलब ये
पिछले कुछ सालों का एक ट्रेंड है। जी, मतलब जी, कि जब आप जाएं और उनसे बात करें तो कम से कम एक मुलाकात की तस्वीर तो हो उनके साथ में। जी, तो आज की रात है जिंदगी में जो शो के जो आप कह लीजिए जो मेकर्स थे, उन्होंने ये व्यवस्था करा रखी थी कि जब आप उनका इंटरव्यू कर रहे हो तो एक फोटोग्राफर उन्होंने वहां पर रखा हुआ था, जो घूम घूम के 4-6 अलग अलग एंगल से फोटो ले रहा था। और उसमें फिर जो बेस्ट होता था, जब तक आप इंटरव्यू करके निकलते हैं तो 5 मिनट में आपको बढ़िया फ्रेम में सजा कर जो है आपकी तस्वीर उनके इंटरव्यू लेते हुए दे रहे थे। तो वो तस्वीर आज भी मेरे पास रखी हुई है। वो फ्रेम तो खैर टूट गया, लेकिन वो बड़ा सुंदर फोटो है कि आप उनसे बात कर रहे हैं। वो है इंटरव्यू उनके अलग अलग जगह पे हुए, लेकिन उनके घर पे बैठकर भी बात करने का मौका मिला। मैंने एक चीज नोटिस की उनके बारे में जब उनके इंटरव्यू लेते थे, बच्चन साहब इस बात को लेके बहुत कॉन्शियस रहे हैं और निश्चित रूप से अभी भी होंगे कि उनको मिसकोट न कर दिया जाए, क्योंकि वो इतनी बड़ी हस्ती हैं। उन्होंने कुछ कहा और अगर आपने कुछ लिख दिया या कहीं छप गया तो वो मुझे लगता है कि बहुत कॉन्शियस होने के साथ उसको एक होता है ना कि मतलब लीगली राइट साइड में रहे। तो एक और चीज मैंने नोटिस की, जब उनके घर में इंटरव्यू जब भी शायद 2-1 मौके मिले, एक कैमरा उनका अपना लगा होता था प्रॉपर, मतलब स्टैंड पर एक कैमरा पीछे की साइड में जिसमें आपको इंटरव्यू लेते हुए और उनको इंटरव्यू देते हुए वो लगा हुआ है, और उसके मतलब वो प्रॉपर रिकॉर्ड कर रहा है आप जो बातचीत कर रहे हैं कि कल को जब आप कोई इंटरव्यू लिखें उनका, तो उसमें अपने मन से कुछ ना लिख दें और उनके पास रिकॉर्ड ना। तो इतनी सावधानी बरतना कि भाई देखिए आप मुझे मिसकोट नहीं कर सकते हैं। और दूसरा एक और चीज, मतलब इधर नए जमाने के लोगों को हम देखते हैं कि जब वो इंटरव्यू देने बैठेंगे तो एक मैनेजर भी चाहिए, एक पीआर भी चाहिए और 2 लोग और बाजू में चाहिए। फिर वो बताएंगे अच्छा ये सवाल पूछना, ये सवाल मत पूछना। आप उनसे, बच्चन साहब से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। कमरे में जब आप बैठेंगे उनके साथ तो वो अकेले बैठते हैं आपके साथ में, कैमरा उनका एक अलग, जिससे कि आप कुछ गड़बड़ ना कर दें बाद में मिसकोट करते हुए। और कोई आदमी अगर उस कमरे में है भी तो आपसे 15 फीट दूर खड़ा रहेगा। मतलब उनके बॉडीगार्ड्स तो होते ही एक ना एक कोई आसपास जो है, तो वो आपसे पर्याप्त दूरी पर, मतलब आपको ये ना लगे कि कोई आपके माथे पे चढ़ा हुआ है। तो ये वो एटमॉस्फेयर प्रॉपर इंटरव्यू का उनके साथ जब भी मेरा अनुभव रहा है बहुत अच्छा रहा है। और जैसे मैंने कहा कि आधा 1 मिनट तो आपको व्यवस्थित होने में लगता है कि आप अमिताभ बच्चन के सामने बैठे हैं, उनका इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, और दुविधा वही रहती है कि मुझे सवाल क्या पूछे। हालांकि पहला सवाल होने के बाद फिर हम सब रॉ में आ जाते हैं और फिर बातचीत चल पड़ती है और वो किसी भी सवाल के लिए तैयार रहते हैं। मतलब मैंने इतने इंटरव्यूज में जो भी उनसे किए हैं, कभी मैं उनको नो कमेंट जैसी या मैं इसका जवाब नहीं दूंगा ये कहते कभी नहीं पाया। और मैंने उनके बर्थडे का तो मुझे एक और याद है, क्योंकि बर्थडे पर वो मीडिया को कुछ मौके ऐसे आए जब वो घर बुलाते और सबसे बात करते वो सारी। तो मैंने ये तक देखा कि किसी ने एक बर्थडे, एग्जैक्ट डेट और टाइम याद नहीं कौन सा साल, लेकिन किसी पत्रकार साथी ने उनके जन्मदिन पर रेखा को लेकर भी सवाल कर दिया था और उन्होंने बहुत कूल होके उसका जवाब भी दिया। मतलब वो कभी भी मतलब धैर्य या असहज नहीं होते, आप पूछ सकते हैं कुछ। तो है उनमें दिखाई देती उनकी शख्सियत की तमाम जो खूबियां हैं, वो जब आप मिले और बात करें तो बिल्कुल नजर आता है। मैं एक किस्सा यहाँ दर्शकों को सुनाना चाहूंगा। मुझे भी कई बार सौभाग्य मिला है मिलने का, बात करने का, लेकिन एक जो यादगार किस्सा है उसको मैं जरूर सुनाना चाहूंगा। ये शायद 2003-2004 की बात है और एक हम लोग क्योंकि न्यूज चैनल में काम करते थे और मार्च का महीना आते ही हमारे ऊपर एक प्रेशर होता था कि भाई होली आ रही है, होली का सबसे पॉपुलर सॉन्ग है रंग बरसे। तो अमिताभ बच्चन के साथ एक होली इंटरव्यू का हमारे ऊपर एक तोप तैनात रहती थी कि आपको लाना है। अच्छा, अब हुआ ये कि होली आने में था वक्त, शायद ये मार्च के पहले हफ्ते की बात है और होली शायद तीसरे हफ्ते में थी। अब ये हुआ कि एक जगह अमिताभ बच्चन आ रहे हैं, अब हम लोग इनवाइटेड थे वहां पे और इंटरव्यू भी होना था, लेकिन ये हुआ कि इस इंटरव्यू में होली पर बात करें मतलब थोड़ा सा अजीब लगेगा क्योंकि होली आने में 15-20 दिन थे। खैर, हमने तय किया कि वहां पर रंग लेकर पहुंचा जाएगा और रंग बीच में रखकर सवाल किए जाएंगे। अब हुआ ये कि अमिताभ बच्चन जैसे ही अपना सूट बूट में आते हैं वो तो, और होली अभी होली का नामो निशान नहीं है, 15-20 दिन बाद है होली। तो इंटरव्यू करने के लिए हम एक ही सोफा पर बैठे, यानी वो 3 सीटर था, उसके एक कोने पर अमिताभ बच्चन
और एक कोने पर मैं था और हमारा कैमरा पर्सन था। और जैसा आपने बताया कि हमारे आसपास कोई नहीं था, सिक्योरिटी गार्ड काफी दूर थे, और ये इंटरव्यू एक होटल में हो रहा था, शायद JW मैरियट जुहू में। अब जैसे ही इंटरव्यू के लिए मैं बैठा, मैंने कहा सर मैं आपसे होली पर भी सवाल करूंगा। तो बोले अच्छा। मैंने कहा सर मैं आपको क्या रंग लगा सकता हूं? बोले अरे क्या बात कर रहे हैं, सब कपड़े खराब हो जाएंगे, अभी आप रंग लगाएंगे मुझे तो जाना है। तो मैंने कहा सर ठीक है, मैं रंग बीच में रख लेता हूं। तो एक पेपर प्लेट में रंग बीच में रख लिया गया, और ये हुआ कि इंटरव्यू जब होगा तो बीच में रंग दिखता रहेगा, रंग की बात होगी तो रंग दिखने भी चाहिए। होली का माहौल थोड़ा तो हम कहीं से तो क्रिएट करें, क्योंकि विजुअल मीडियम में एक बड़ी हमेशा चैलेंज रहता है कि आपको माहौल भी बनाना है। मतलब ऐसा नहीं कि आप दिवाली के पटाखे दिखाकर होली पे बात कर लें, अगर होली पे बात हो रही तो कुछ तो दिखाएंगे। अच्छा, उस इवेंट का होली से कोई लेना देना नहीं था, वो शायद आईफा या किसी अवार्ड फंक्शन का था। खैर इंटरव्यू शुरू हुआ। इंटरव्यू में हमने सब तरह के सवाल पूछे उनसे। उस वक्त प्रयागराज नहीं कहते थे, इलाहाबाद कहते थे। तो इलाहाबाद की होली और टेसुए के फूल से कैसे होली खेलते हैं, और पहले की होली और अभी की होली, फिर रंग बरसे पर बात, और तमाम तरह की बातें होती रही। और वो इंटरव्यू उन्होंने बहुत अच्छे से दिया, और वो इंटरव्यू खत्म होने पर आ गया। तो मैं उनको इंटरव्यू खत्म होने के बाद अपना साइन ऑफ कर रहा था कि ये थे बच्चन जी जिनसे हम बात कर रहे थे होली के बारे में। तो मैंने बस ऐसे साइन ऑफ करके इंटरव्यू को खत्म करना शुरू किया, और जैसे ही मेरा इंटरव्यू खत्म हुआ बोले 1 मिनट रुकिए, कैमरे पे ही बोले आपने इंटरव्यू शुरू करने से पहले कहा था कि आप हमें रंग लगाएंगे, और आपने तो रंग लगाया ही नहीं। मैं हैरान कि मतलब ये तो मना कर चुके थे और सूट में हैं, रंग बोले नहीं आप रंग लगाइए हमें, आपने होली पे इंटरव्यू किया, रंग नहीं लगाएंगे। मुझे तो यही चाहिए था। मैंने सीधे उनको एक तिलक लगाया गुलाल का, फिर उन्होंने वो कलर जो था मेरे भी गाल पर लगाया। तो मतलब वो एक यादगार इंटरव्यू इसलिए है कि वो उन पर कोई प्रेशर नहीं था, वो होली पर बात कर चुके थे। पर आज हम आप भी कहीं जाएंगे और कोई बिना होली के रंग लगाएगा तो हम उसको अरे भाई कपड़े खराब हो जाएंगे या मुंह धोना पड़ेगा इस्तेमाल, लेकिन उनके अंदर ऐसी कोई बात नहीं थी। उन्होंने मुझे आराम से कहा, उन्होंने कहा आपने कहा था रंग लगाएंगे तो लगाइए। अब मैंने कहा अमिताभ बच्चन खुद कह रहे हैं रंग लगाइए, तो मैंने तो तिलक किया, फिर उन्होंने मेरे रंग लगाया। ये पूरी घटना ये बताती है कि वो कितने सहज हो जाते हैं, कितना सामने वाले को समझते हैं। और उनसे जब भी बात करें, एक और बहुत खास बात है जो मैं कहूंगा कि मैंने उनसे सीखने के बाद इसको और अमल में लाना शुरू किया है, वो जिससे भी बात करते हैं उसकी आंखों में आंखें डालकर ही बात करते हैं। रवि जी आपने भी शायद नोटिस किया होगा, वो इधर उधर देखकर बात नहीं करते हैं। वो जितनी देर आपसे बात करेंगे वो आपकी आंखों में देखते रहेंगे। ये एक बहुत कमाल बात है जो मैंने किसी भी दूसरे फिल्म स्टार में नहीं देखी। और एक बहुत लंबे समय तक ये भी रहा, ये व्हाट्सएप का दौर नहीं था, ये SMS का दौर था, 2010 से पहले की बात कर रहा हूं। अगर आपने उनको SMS भेजा है तो भले देर से आए पर जवाब जरूर आएगा। फिर चाहे वो होली दिवाली की शुभकामनाएं हो, जन्मदिन की शुभकामनाएं हो, या कोई भी छोटी सी घटना ही क्यों ना उनके घर में घट गई हो या उनके जीवन में, वो हमेशा उस पर रिएक्शन, रिस्पांस, उत्तर जरूर देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और एक हम लोगों को हमेशा से पता रहता था कि बच्चन साहब का इवेंट है, 11 बजे लिखा है तो 11 बजे ही शुरू होगा। ऐसा नहीं कि 11 का है 12 आएगा और 12 बजे वो आएंगे। ये तो एक तो टाइम के पाबंद, दूसरा आंखों में आंख मिलाकर बात करना, और तीसरा आपको हैरान कर देना। वो हैरान कर देते हैं ऐसा करके कि अरे मतलब आपको तो लग रहा था कि कुछ होगा नहीं। तो कुल मिलाकर एक ऐसा अनुभव उनके साथ जब भी मैं मिला हूं ये रहा है कि एक तो वो सामने वाले के हिसाब से चीजों को समझते हैं। कई चीजें ऐसी भी थी जो उनसे पूछी गई जिसमें वो कई बार असहज हुए, लेकिन वो जवाब जरूर देंगे। मतलब और ऐसा नहीं कि उसके बाद वो आपको कुछ कहें कि आपने ये क्यों पूछा, वो क्यों कहा। आप जो भी पूछें उसका आपको जवाब मिलेगा, वैसा जैसा अनुभव आपका रहा। तो ये एक खूबी है उनकी। क्योंकि उनके जन्मदिन पर बात करें तो भाई आम आदमी जो जी आम आदमी तो उनसे मिलना चाहता ही है, और कोई मौका उसको मिले वो बिल्कुल कोशिश में रहता है। मैंने नेता भी देखे, मतलब एक बड़े नेता, मतलब मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, बच्चन साहब के जन्मदिन पर जब हम लोग उनके घर गए थे, जब प्रेस के लोगों को उन्होंने बुलाया था, तो जब हम उनसे मुलाकात करके नीचे उतरे तो एक बड़ा नेता उनसे मिलने के लिए खड़ा हुआ था। अब मैं उसका नाम नहीं लूंगा, और वो बिल्कुल मतलब बड़ा गुलदस्ता वगैरह लेके आया हुआ था, और बार बार वहां सिक्योरिटी से और जो नीचे मैनेजर वगैरह होते हैं कि भाई मेरी एक मुलाकात करा दो बच्चन साहब। और वो बहुत परेशान था। मतलब जब हम लोग गए थे तब आ चुका था,
और आए जब वापस लौट के तब भी वो वहीं मौजूद था और उसको ये मैसेज भिजवाया जा रहा था कि भाई वो बहुत व्यस्त हैं, आप यहाँ छोड़ जाइए, उन तक पहुंच जाएंगी। वो अड़ा हुआ था कि नहीं मैं उनसे मिले बिना नहीं जाऊंगा। तो मतलब बड़े लीडर्स भी, क्योंकि नाम का मामला थोड़ा सा इसलिए मैंने देखा कि उसके अंदर भी कितना वो डेस्परेट था कि नहीं भाई मुझे तो मिलके ही जाऊंगा। वो मिला कि नहीं मिला वो अलग बात है। एक और चीज मैं बच्चन साहब को लेके जो मैं कभी नहीं भूल पाता, ये एक 1-on-1 की नहीं लेकिन उनके कार्यक्रम की बात मैं आपको बता रहा हूं। मतलब वो बड़ा दुर्लभ दृश्य है। मतलब कई बार कुछ चीजें जो आंखों के आगे फ्रीज हो जाती है, उसमें ये भी है। ये ग्लैमर इंडस्ट्री जो है ना, ये वाकई ऐसी कि चढ़ते सूरज को ही सलाम है। और आप थोड़ा भी नीचे आए तो आपको दूध में मक्खी जैसे निकाल के फेंक देते। 2004 का जो दौर था तो वो कोई बहुत वैसा दौर नहीं था कि मतलब बच्चन साहब ठीक मतलब पहले वाली स्थिति में नहीं रह गए थे। उन्होंने एक फिल्म की थी एतबार, जिसमें जॉन अब्राहम और बिपाशा बसु थे। टाटा ने प्रोड्यूस की थी वो फिल्म, रतन टाटा ने। जी हाँ, अकेली फिल्म है जो रतन टाटा ने। मैंने उसका एक शूट कवर किया था इसलिए मुझे याद है जी। अच्छा हाँ। तो अब आप देखिए वो मतलब कमाल का दृश्य। मतलब मुझे लगा कि क्या अमिताभ बच्चन के साथ भी ये चीज हो सकती है। भाई अगर आपका सितारा अगर नीचे भी कितना आया हो तो वो आप कितने ही ऊंचे हो जाए, बच्चन साहब की ऊंचाई छूना जो है वो किसी के हर किसी के बस की बात नहीं, मतलब सदियों में होता है। लेकिन अगर उनका सितारा नीचे आया है तो क्या उनके साथ भी ऐसा हो सकता है? ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये ताज लैंड्स बांद्रा का ये कार्यक्रम है, ताज लैंड्स एंड में तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें, और स्टेज पर जो है वो बच्चन साहब, बिपाशा और जॉन अब्राहम बैठे हुए थे और सारे सवाल जवाब हो गए। हॉल खचाखच भरा हुआ और आगे जैसे टीवी कैमरा जो सब लगे होते हैं, और तो पूरी बातचीत वगैरह जैसी हो गई और उसके बाद में प्रोग्राम खत्म हुआ। तो जब उस वहां से जॉन और बिपाशा, उन दोनों उस वक्त वो दोनों साथ में थे और उनके प्यार की खबरें और वो सब बड़ी हॉट जोड़ी थी, वो एकदम पीक पे था वो टाइम उनका। मैंने देखा कि जैसी जॉन और बिपाशा स्टेज से साइड में होके नीचे उतरे, पूरा का पूरा मीडिया एकदम जो मधुमक्खी के छत्ते से अगर वो निकली है सब, तो उनके पीछे चल दिया और बच्चन साहब अकेले स्टेज पर बैठे हुए। मतलब वो सीन एकदम मेरी आंखों में फ्रीज है कि अमिताभ बच्चन उस स्टेज पर, कुर्सियां खाली हैं, अकेले बैठे हैं, बिपाशा और जॉन साइड में उतर कर नीचे आ चुके और पूरा मीडिया उस तरफ है। मैं हैरान रह गया कि यार सदी का महानायक जिसे कहते हैं वो स्टेज, और वो चुपचाप बैठे हुए, मतलब जैसे कोई बात ही नहीं है, अपना आराम से पैर लंबे करके, और कोई उनकी तरफ मीडिया का कोई कैमरा नहीं है, कोई उन्हें नहीं देख रहा है, और सारी भीड़ जो है वो जॉन बिपाशा के पीछे चली। मैं हालांकि तब तो मैं नया ही था, मतलब मुझे 1 आध साल ही हुआ था, तो मैं हैरान, मैंने कहा कि यार अमिताभ बच्चन के साथ भी ऐसा हो सकता है, यहाँ का मीडिया ऐसा कर सकता है कि वो स्टेज पर बैठे हैं अकेले, कोई आदमी उनके पास नहीं, कोई कैमरामैन उनकी तरफ नहीं है, और वो चुपचाप बैठे हुए स्टेज, पूरी भीड़ जो है वो जॉन बिपाशा। ये कमाल का सीन था। मतलब ये आज तक मेरी आंखों में बसा हुआ है। मैं बिल्कुल समझ सकता हूं। सेम ऐसा ही सीन हुआ राजेश खन्ना के साथ, मेरी आंखों के सामने। मौका था कोई मिल गया का प्रीमियर था और ऋतिक आए नहीं थे वहां पे, और सब लोग पहुंच गए, तो ऋतिक का इंतजार हो रहा था। और क्योंकि राजेश खन्ना भी इनवाइटेड थे, राजेश खन्ना वहां पहुंचे हुए थे, तो राजेश खन्ना को घेर कर लोग खड़े हुए थे और वो बात कर रहे थे। कुछ मीडिया वाले उनके तस्वीरें ले रहे थे, और वैसे ही ऋतिक की कार एंटर हुई और एकदम से राजेश खन्ना बिल्कुल अकेले, उनके आसपास जितने लोग खड़े थे वो सब ऋतिक के वेलकम के लिए चले गए, और वो लिटरली मतलब वो अपने आसपास ऐसे देख रहे थे कि मतलब कहां गए सब। तो ये होता है, मतलब अमिताभ बच्चन अपने आप में एक बड़ा नाम, राजेश खन्ना भी एक अपने पहले सुपरस्टार, लेकिन मतलब ये भी है, ये जीवन की सच्चाई है जो जानना हमें जरूरी है कि अगर आप आज किसी वजह से किसी जगह पर डिमांड में हैं, तो ऐसा वक्त भी आ सकता है और आएगा हर किसी के जीवन में जब आपका वो चरम ना रहे, लेकिन ऐसे समय पे भी सहज रहना बहुत जरूरी है। मैं भूल ही नहीं पाता मतलब इस चीज को कभी, कि मतलब ऐसा भी हो सकता है, और वो हुआ है, हमने अपनी आंखों से देखा है। और जहां तक बच्चन साहब के साथ जो भी बातचीत, वो हमेशा बड़ा क्यूरियस आपको नजर आएंगे। आप उनसे कुछ भी पूछिए तो ऐसा नहीं कि शायद उस सवाल का जवाब वो 1000 बार दे चुके हैं तो वो शायद आपको उसका जवाब नहीं देंगे।
या वो ये भी कहीं ना कहीं इंतजार करते हैं कि शायद ये आदमी कुछ अलग और कुछ नया पूछेगा मुझसे, तो वो और बड़े डिटेल में बात करते हैं। एक और खूबी मैं बताऊंगा, कभी जवाब नहीं देखा। एक और खूबी मैं बताऊंगा, और ये उन्होंने, चाहे उन्हें एसएमएस पर आप सवाल पूछें या व्यक्तिगत रूप से पूछें, उनका एक चीज बहुत मेंटेन करते रहे वो, अगर सवाल हिंदी में देवनागरी में लिखकर पूछा गया है तो एसएमएस पर जवाब हिंदी देवनागरी में आएगा, बोलकर हिंदी में पूछा है बोलकर भी हिंदी में आएगा, सवाल अंग्रेजी में है जवाब अंग्रेजी में। वरना आजकल के बॉलीवुड के स्टार्स तो ये है कि आप हिंदी में पूछे तो भी अंग्रेजी में जवाब देते हैं, मतलब है वो हिंदी फिल्म स्टार, लेकिन अच्छा हिंदी वो ऐसी बोलते हैं जैसे शायद उन्हें अंग्रेजी नहीं आती, और अंग्रेजी ऐसी बोलते हैं शायद उन्हें हिंदी नहीं आती, मतलब वो उस भाषा को बोलते समय उसमें रम जाते हैं। ये बहुत कम लोगों में ऐसी खूबी देखी गई है, वरना आमतौर पर लोग एक ही भाषा को पकड़कर चलते हैं, और भले दो चार शब्द इधर उधर हो जाएं लेकिन वो उनका एक लैंग्वेज रहता है। लेकिन उनकी हिंदी इतनी शुद्ध होती है कि उसमें अंग्रेजी नहीं दिखती, और अंग्रेजी इतनी शुद्ध होती है कि उसमें कहीं हिंदी नहीं दिखती, और इस बात को बहुत मेंटेन किया उन्होंने। मैं नहीं जानता ऐसा कोई भी, क्योंकि मैं अक्सर हिंदी में मैसेज करता हूं, मैं व्हाट्सएप पर भी हिंदी में लिखता हूं, देवनागरी में मैं शुरू से लिखता रहा हूं, तो मैंने उन्हें हिंदी में अगर लिखा है जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, तो उनका हिंदी में लिखा हुआ धन्यवाद आएगा, और अगर अंग्रेजी में किया है तो अंग्रेजी का थैंक यू आएगा। तो ये बहुत, मतलब ये बहुत कम लोगों में खूबी होती है, और ऐसे ही नहीं कोई सदी का महानायक बन जाता, ऐसे ही नहीं कोई 50 सालों से, मतलब आज भी ही इज ऑन डिमांड, मतलब आज भी उतनी ही मांग है उनकी, आज भी कोई पिक्चर अनाउंस हो जाएगी तो लोग उतनी ही बेसब्री से इंतजार करेंगे, और आज भी इतना रेलेवेंट रह पाना है बहुत, मतलब कोई दूसरा उदाहरण मिलता नहीं। आज कल की 2898 एडी का जो सीक्वल आने वाला, पार्ट 2 आने वाला है, उसके मेकर्स ने एक तरीके से अनाउंस ही किया है ऑफिशियली, का आप कह सकते हैं। उन्होंने बच्चन साहब को जन्मदिन की बधाई दी है, शुभकामनाएं लिखी हैं, तो वहां उन्होंने क्लियर कर दिया है कि ये फिल्म बनने जा रही है कहीं ना कहीं जी। तो ये तो है, वो है कमाल की शख्सियत है, उनसे बात कर, हालांकि अब तो लंबा टाइम हो गया क्योंकि अपन भी अब कहीं नहीं आते जाते हैं, लेकिन हाँ ठीक है, उनसे मिलना बात करना हमेशा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और एक होता है ना कि आदमी आपसे ईमानदारी से बात कर रहा है, क्योंकि कितने सारे एक्टर्स हैं, मतलब जिन्होंने 2 फिल्में भी ढंग की नहीं की हैं, पता चलेगा कि वो अपना ज्ञान बघारने लगेंगे, एटीट्यूड दिखाने लगेंगे। उनमें हमेशा एक मिलने में बहुत सादगी और एक उनका है, आप विनम्रता हम लोग कहें तो ये तो खैर बड़ी अजीब बात होगी, लेकिन वो जब से मिलते हैं तो वो बड़े सहज ढंग से, वो ये नहीं मिलते हैं कि आप अमिताभ बच्चन से मिल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो देखिए वो बहुत कम लोगों में है, वरना तो किसी के 2 टीवी सीरियल चल जाते हैं, वो 4 बॉडीगार्ड रख के ऐसे चलता है, पब्लिक से नाम, भैया कौन आ रहा है भाई, ये है कौन, नाम तो बता दो इसका, इससे 4 बॉडीगार्ड रखे हुए हैं, अब पहले इसका नाम तो जान लें। तो वो तो है, खैर मतलब क्या बोला जाए, मतलब बच्चन साहब के बारे में तो कुछ भी कहें वो। अच्छा एक आप उनका देखिए, स्टाफ इतने लंबे समय से, उनके जो ड्राइवर हैं वो लंबे समय से, उनके जो दीपक सावंत, तो जया जी के पहले से तो दीपक सावंत, उनसे भी कई बार चर्चा हुई, और वो भी यही खूबियां गिनाते हैं कि भाई मेरे लिए भगवान पहले हैं, और फिर भगवान के बाद अगर कोई है तो फिर अमिताभ बच्चन है। तो इतने लंबे समय तक उनके साथ काम करने वालों का टिक जाना ही बताता है कि उनका किस तरीका। मैंने उनसे पूछा भी, मैंने कहा आपसे कभी नाराज नहीं हुए क्या? बोले कई बार हुए। मैंने कहा क्या करते हैं नाराज होते हैं तो? बोले बस कुछ समय के लिए बात करना बंद कर देते हैं, मैं समझ जाता हूँ, और फिर धीरे से फिर बता भी देंगे कि क्या गलती हुई थी, तो बोले फिर मैं सुधार लेता हूँ। बोले बस उनकी नाराजगी इतनी है कि कुछ समय के लिए बात कम कर देंगे। सही। और दीपक सावंत का तो ये कि उन्होंने मेकअप आर्टिस्ट वो हैं अमिताभ बच्चन के, और रहते हुए मेरे ख्याल से उन्होंने 3 या 4 फिल्में बना ली, 3-4 फिल्में बना ली। बिल्कुल, हाँ, बच्चन साहब ने काम किया उनमें, काम भी किया है, जया जी ने भी काम किया, जया जी ने भी काम किया है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वाकई मतलब ऐसी शख्सियत हैं जिनसे हमारी आने वाली नस्लों को सीखने मिलेगा, और मुझे लगता है कि हमने काफी खुलकर बातें की हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आगे भी हम लाइव आते रहें तो एक सहयोग हमें आपसे चाहिए होगा कि आप इस लाइव को शेयर करें, इसके नीचे कमेंट करें, क्योंकि यूट्यूब एल्गोरिदम तक हमें संदेश पहुंचाना बहुत जरूरी है कि ये लाइव हमारे और आपके लिए जरूरी है। इसके लिए आपको एक्टिवली थोड़ा सा परफॉर्म करना पड़ेगा, चीजें आप शेयर करते रहें। और रवि जी और कुछ खास आप कहना चाहेंगे? मुझे लगता है आधे घंटे का सेशन तो हम कर चुके हैं, तो लोगों को काफी कुछ हमने बता दिया। नहीं, अब इंटरव्यू तो उनके रखे हैं, अब वो सारी चीजें
एक सवाल मैंने उनसे पूछा था, क्योंकि उन पर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। हाँ, तो मतलब वो एक ही सवाल मुझे जो थोड़ा सा याद आता है कि जिसका उन्होंने गोलमोल तरीके से जवाब दिया था, जब बाकी तो बहुत स्ट्रेट। मैंने कहा यार आप पर इतनी सारी किताबें लिखी गई हैं, तो कहते अच्छा मतलब अच्छा, मुझे मैंने कहा स्वाभाविक है। तो अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा कि जब आप पे इतनी किताबें लिखी गई हैं तो डॉक्यूमेंटेशन पर बात चल रही। मैंने उनसे कहा कि आप अपने आपके जो फैंस हैं या जो सिनेमा के स्टूडेंट्स हैं, क्या आप कोई किताब रिकमेंड कर सकते हैं कि ये किताब मुझे ज्यादा ऑथेंटिक ढंग से जो है बताती है मेरे बारे में? तो नहीं मुझे नहीं पता मतलब कि कोई किताब लिखी गई है कि नहीं। मतलब वो एक ऐसा सवाल था, मुझे आज भी याद है, जिसको उन्होंने टाल दिया। अदरवाइज वो कभी भी, मैंने उनसे ये भी पूछा कि क्या आप आत्मकथा लिखेंगे कभी, इतना कुछ आपके पास? बोले नहीं, हमारे पास लिखने के लिए कुछ भी नहीं है, क्या बताएं। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये शायद ऐसे सवाल हैं जो थोड़ा सा पॉलिटिकल होके जिनका जवाब उन्होंने दिया, सीधे जवाब नहीं दिया। ठीक है, लेकिन ये बहुत पर्सनल चीजें हैं उनके लिए। असहज भी हो जाते हैं, वो तारीफ कोई ज्यादा कर दे तो वो असहज हो जाते हैं, वो चुप कराते हैं कि नहीं ये सब नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और लोग अगर पैर छूना चाहें तो उसमें भी वो थोड़ा रोकते हैं लोगों को, ये भी मैंने देखा नहीं बिल्कुल। और मुझे याद है एक किस्सा एकदम याद आ गया हूँ कि याद करो इतनी सारी बातें हैं। मुझे याद है किसी फिल्म का प्रेस कॉन्फ्रेंस था और होटल्स में क्या होता है, हमारे दर्शकों को बता दूं कि ऐसे 2 या 3 हॉल लिए हुए हैं, एक जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, एक जगह टीवी के इंटरव्यू हैं, एक जगह कुछ फोटो सेशन है। तो वो बार बार इस हॉल से उस हॉल में जा रहे थे। तो होटल के कॉरिडोर में कहीं पर टी कॉफी का अरेंजमेंट था, कहीं बिस्किट रखे थे, तो वो एकदम से दौड़े और एक बिस्किट 2-3 उन्होंने उठा लिए। सब हैरान रह गए, बोले बड़ी भूख लग रही है यार। तो मतलब इतना सहज होकर चलना, ऐसे उनके आगे पीछे हमेशा लोग रहते हैं, कोई पीछे जर्नलिस्ट चल रहे हैं, उनके मैनेजर्स चल रहे हैं, वो निकलते निकलते भी उन्होंने 2-3 बिस्कुट उठाए, उसको टिश्यू में लपेट के पॉकेट में डाल दिया, बोले यार बड़ी भूख लग रही है मुझे, कुछ खाने तो दो। तो मतलब उनका ये बहुत मतलब सहज होना ये बहुत ज्यादा है। हरिद्वार में भी जब एक बार तबीयत उनकी खराब हुई थी, आपको शायद याद होगा, सालों पहले वो हरिद्वार में एक शादी अटेंड करने गए थे। वहां उन्होंने कुछ कचौड़ी पूरी जैसा कुछ सेवन कर लिया था, जिसके बाद हालत बिगड़ी थी, वो सीधे फिर लीलावती में लाकर एडमिट करना पड़ा अस्पताल। मेरे मित्र हैं बुधकर, सौमित्र बुधकर, वो पहले जर्नलिस्ट ही थे, अब उन्होंने अपना प्रोफेशन चेंज कर दिया है। वो उनके परिवार का ही फंक्शन था और ये जो बुधकर फैमिली है ये उनके पिता श्री हरवंश राय बच्चन जी के करीबी मित्र हैं। तो उसने बताया था कि हमने तो एक ही बार निमंत्रण भेजा और वो हरिद्वार आ गए शादी में अटेंड करने के लिए, और इस हद तक वहां पर बैठे रहे, वो जहां जो खाना बना था वही खाया कि फिर तबीयत खराब करके वापस आए। तो मतलब इतनी सहजता होना, मतलब अपने पिता के कोई दोस्त उनके रहे और उनके परिवार में शादी थी, तो वहां भी वो पहुंच गए। तो ऐसी चीजें मतलब उनके बारे में सुनते रहे लोगों से, तो अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी, आज हमने काफी खुलकर बातें की बच्चन साहब के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में। ऐसी बहुत सी अच्छी बातें भी हैं जो हमारे दर्शकों को पता होनी चाहिए। बाकी तो नेगेटिविटी बहुत तरफ है, हम ये तो बताते ही हैं अक्सर कि बॉलीवुड में क्या नहीं है और क्या कमी है, लेकिन कुछ खूबियां भी हैं जिनका जिक्र होते रहना चाहिए, ऐसा लगता है हमें। कम लोग हैं ऐसे जिनमें इतनी खूबियां हैं या जिनके बारे में आप इतना पॉजिटिव होकर बात कर सकते हैं। ठीक है, सब में पॉजिटिव नेगेटिव होता है, वो बात सही है, लेकिन ठीक है, आज बहुत जरूरत है ऐसे लोगों की। मतलब हमने 8 घंटे वाले काम पर मेहनत, जो 8 घंटे की मेहनत है उस पर भी बातचीत की है, लेकिन एक तरफ अमिताभ बच्चन भी है जो बरसों से बगैर टाइम का फंक्शन से ज्यादा तो हाँ। और आज भी मतलब बहुत सारी नई जनरेशन को भी वो इंस्पायर कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, इतना कर पाना संभव होता नहीं है। और बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी बात करने के लिए, हमारे दर्शकों का भी शुक्रिया, और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, ताकि हमारी हिम्मत बनती रहे और हम और ऐसे लाइव सेशन करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।